नमस्कार, चंद्रकला से प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं आई के त्रिपाठी। हम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और इसी तरह की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान में कौटिल्य को पढ़ रहे हैं। और पिछली 2 क्लासेस में हमने उनके जीवन परिचय, उनके राज्य पर विचार, साप्तांग सिद्धांत, इन सब पे चर्चा की। आज हमें पढ़ना है कौटिल्य की विदेश नीति। इस विदेश नीति को क्या कहा जाता है? षड्गुण नीति। षड्गुण नीति क्यों कहा जाता है? क्योंकि कौटिल्य की ये विदेश नीति है वास्तव में 6 आधारों पर है। ये 6 आधार कौन कौन से हैं? संधि, विग्रह, यान, संश्रय, आसन और द्वैधी भाव। ये 6 आधार जो हैं, या 6 इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। इन 6 भागों के कारण ही इसे षड्गुण नीति कहा जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि इन आधारों पर जो भी विदेश नीति बनाई जाएगी उसमें वह राज्य या राजा पूरी तरह से सफल होगा। आइए हम एक एक पर इस पर चर्चा कर लें। कौटिल्य की जो विदेश नीति है या षड्गुण नीति, इसके 6 भाग कौन कौन से हैं? पहला, संधि। पहले हम एक एक को लिख लें, फिर चर्चा करते हैं एक एक पे। संधि, विग्रह, संधि विग्रह, यान, संश्रय, संश्रय, आसन और द्वैधी भाव। आसन और आखिरी द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, ये उसकी विदेश नीति के, कौटिल्य की विदेश नीति के 6 आधार हैं। इसी को कहा जाता है षड्गुण नीति। कौटिल्य क्या कहते हैं कि किसी भी राजा को दूसरे राजा के साथ में संधि करनी चाहिए, समझौता करना चाहिए। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्यों संधि करनी चाहिए? क्यों समझौता करना चाहिए? क्योंकि अगर राजा की स्थिति कमज़ोर है तो जिस राजा की स्थिति कमज़ोर है उसे अपेक्षाकृत अधिक सक्षम या मजबूत राज्य या राजा के साथ में संधि या समझौता कर लेना चाहिए और अपनी स्थिति को निरंतर मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है? जब दोनों राजा लगभग समान स्थिति धारण करते हों, समान ताकत रखते हों, और वैसी स्थिति में दोनों अगर संघर्ष करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा, दोनों का अहित होगा। ऐसी स्थिति में उन्हें समझौता करना चाहिए, संधि करना चाहिए। तो वे क्या कहते हैं कि संधि तब करनी चाहिए जब दूसरा राज्य या राजा शक्तिशाली हो। शक्तिशाली हो। जब दूसरा राज्य या राजा शक्तिशाली हो तब क्या करना चाहिए? संधि करना चाहिए। और वे कहते हैं कि इस स्थिति में अपनी ताकत में, अपनी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। और जैसे ही किसी राजा को लगे कि अब हमारी ताकत बहुत अधिक हो गई है, अब हम शक्ति संपन्न हो गए हैं, उस समय उसे संधि को तोड़ लेना चाहिए। और इसे उन्होंने क्या कहा? विग्रह करना, संधि को तोड़ना। वे कहते हैं कि जब राजा की स्थिति मजबूत हो जाए तो संधि को तोड़ लेना चाहिए। विग्रह मतलब संधि को समाप्त कर लेना। विग्रह का मतलब क्या है? संधि को समाप्त कर लेना। विग्रह मतलब संधि समाप्त कर लेना। समाप्त कर लेना। ये वास्तव में युद्ध पूर्व की अवस्था हो सकती है। युद्ध पूर्व की अवस्था कैसे हो सकती है कि भाई एक राजा है, एक राज्य है जो शक्तिशाली नहीं है। जो शक्तिशाली नहीं है तो उसने दूसरे मजबूत राजा से संधि कर ली, समझौता कर लिया,
और अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है। जैसे उसकी शक्ति अधिक हो गई, वह शक्तिशाली हो गया, संपन्न हो गया, सक्षम हो गया, तो अब वो क्या करेगा, वो इस संधि को तोड़ेगा तभी तो युद्ध करेगा। अगर संधि रहेगी, समझौता रहेगा, मित्रता रहेगी, तो युद्ध कैसे होगा। युद्ध करना है तो अपनी स्थिति को मजबूत करिए और मजबूत करने के बाद में फिर उस संधि को तोड़ दीजिए, उस संधि को समाप्त कर दीजिए, उस समझौते को समाप्त कर दीजिए। अब जब समझौते को समाप्त करेंगे तो अब आप युद्ध कर सकते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि इस स्थिति में फिर युद्ध किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये युद्ध तुरंत नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा ये युद्ध तुरंत नहीं किया जाएगा, ये युद्ध कुछ समय बाद किया जाएगा। वे कहते हैं कि ये युद्ध कुछ समय बाद किया जाएगा, उस युद्ध के लिए कुछ समय लिया जाएगा और समय लेने के बाद में फिर क्या किया जाएगा, आक्रमण किया जाएगा। इसको उन्होंने कहा यान। यान, यान का मतलब है आक्रमण करना। यान का मतलब है आक्रमण करना। आक्रमण करना, यान का मतलब है आक्रमण करना। लेकिन ये आक्रमण कब किया जाएगा, उचित समय देख के किया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आक्रमण कर दिया जाए। कौटिल्य कहते हैं कि संधि तो तब की गई भाई जब हमारी स्थिति कमजोर है, तब हमने संधि कर ली, और जैसे ही हमने संधि की, हमने उस संधि का सबसे बड़ा लाभ क्या उठाया, अपनी स्थिति को मजबूत करने में उठाया। वो कहते हैं राजा को इस काल का, इस समय का सदुपयोग अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए करना चाहिए, और जैसे ही स्थिति मजबूत हुई वैसे ही विग्रह कर देना चाहिए, अर्थात संधि को तोड़ देना चाहिए, और उसके बाद में यान करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए। लेकिन आक्रमण तुरंत नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि आक्रमण तुरंत नहीं करना चाहिए, तुरंत करने से कई बार खतरा हो जाता है। उसे उचित समय को देखना चाहिए, जब उचित समय आ जाए तो आक्रमण करना चाहिए और पूरी ताकत से आक्रमण करना चाहिए। यहाँ पर कौटिल्य के विचार और फेबियस क्विंटस के विचार लगभग एक समान है। फेबियस क्विंटस भी क्या कहता था, रोम का सेनापति था, वो कहता था कि हमें उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और जब उचित अवसर आ जाए तो पूरी ताकत के साथ आक्रमण करना चाहिए। इतनी ताकत के साथ आक्रमण करना चाहिए कि एक ही बार में शत्रु चारों खाने चित हो जाए। कौटिल्य ने भी कहा कि विग्रह के बाद में आक्रमण करना चाहिए, लेकिन आक्रमण करने के लिए उचित समय का इंतजार करना चाहिए और कुछ समय के लिए शीत युद्ध छेड़ देना चाहिए। अर्थात शीत युद्ध का मतलब क्या है, तनावपूर्ण स्थितियां जिनमें युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इस समय युद्ध बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, तनाव बना हुआ। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन शीत युद्ध छेड़ देना चाहिए। और जब शीत युद्ध छेड़ देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन से राजा हमारी ओर हैं और कौन से राजा दूसरी तरफ हैं। वे कहते हैं अगर राजा को ये लगता है कि हमारी स्थिति मजबूत है तो उसे युद्ध करना चाहिए, और अगर स्थिति कमज़ोर लगे तो उसे फिर युद्ध नहीं करना चाहिए। और फिर अगली स्थिति क्या आती है, संशय। संशय, अगली स्थिति क्या होती है, संशय। वे कहते हैं कि अब युद्ध शुरू करना है, तो युद्ध शुरू करने के पहले क्या करना चाहिए, दो काम करने चाहिए। पहला कार्य क्या करना चाहिए कि जो मित्र राष्ट्र हैं उनसे घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए। पहली स्थिति क्या करनी चाहिए, मित्र राष्ट्र हैं उनसे घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए। और मित्र राष्ट्र कौन होंगे, जो शत्रु का शत्रु है वो मित्र राष्ट्र है। अर्थात राजा को अपने राज्य के शत्रु राष्ट्रों से मित्रता कर लेनी चाहिए, एक काम करना चाहिए। दूसरा काम क्या करना चाहिए कि उसे उस राज्य के जो विद्रोही हैं उन विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण देनी चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि विद्रोहियों को शरण देने से हमें उस राज्य के गुप्त रहस्य पता चल जाते हैं, इसीलिए हमें उन विद्रोहियों को शरण देनी चाहिए। किसको, हमें माने कौन, जो राजा युद्ध लड़ने जा रहा उस राज्य को, विद्रोहियों को शरण देनी चाहिए। अपने दुश्मन राज्य की, दुश्मन राज्य के विद्रोहियों को शरण देने से दुश्मन राज्य के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी।
वो कहते हैं कि इसके बाद आक्रमण कर देना चाहिए, युद्ध छेड़ देना चाहिए। और युद्ध जब छिड़ जाता है वे कहते हैं कि इसके बाद आक्रमण कर देना चाहिए। और जब युद्ध छिड़ जाता है तो शत्रु सेना के सैनिकों को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और अगर इन सबसे राजा की स्थिति मजबूत होती जाती है तो फिर वह युद्ध जीत लेगा। लेकिन अगर राजा की स्थिति कमज़ोर पड़ने लगे तो फिर उसे क्या करना चाहिए? राजा को उसे शक्तिशाली राजा के यहाँ शरण ले लेनी चाहिए। जो राजा शक्तिशाली है उसके यहाँ शरण लेनी चाहिए। इसको उन्होंने कहा है संश्रय। संश्रय का मतलब क्या है? युद्ध शुरू होने के पहले शत्रु राजा के शत्रुओं से मित्रता करिए, एक बात। दूसरी बात, शत्रु राज्य के विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दीजिए। तीसरी बात, जब युद्ध शुरू हो जाए तो उस स्थिति में शत्रु राजा की सेना के सैनिकों को धीरे धीरे अपने पक्ष में करें। और अगली बात, अगर इसके बाद भी राजा की स्थिति कमज़ोर रहे तो फिर क्या करना होगा? उस स्थिति में शक्तिशाली राज्य के यहाँ शरण लेनी पड़ेगी, शक्तिशाली राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ेगी। अब वे क्या कहते हैं? अगली स्थिति क्या होगी? अगली स्थिति असन। कौटिल्य कहते हैं कि अगर उस राजा की स्थिति इसके बाद भी बहुत कमज़ोर है, अर्थात ये लग रहा है कि वह युद्ध में पराजित हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में फिर क्या करना चाहिए? उस राजा से जो ज़्यादा शक्तिशाली है उस राजा से कहना चाहिए कि युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए, या खुद अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर देनी चाहिए, युद्ध विराम कर देना चाहिए। और युद्ध विराम करने का लाभ क्या मिलेगा? राजा को अपनी शक्ति संचय का समय मिल जाएगा। युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए, और अगर दूसरे पक्ष ने भी युद्ध विराम कर दिया तो ऐसी स्थिति में शक्ति संचय का अवसर मिल जाता है, शक्ति संचय का समय मिल जाता है। और अंतिम उन्होंने बताया द्वैधी भाव। वे कहते हैं कि हर राजा को अपनी स्थिति मजबूत करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? राजा को किसी से मित्रता करनी पड़ेगी और किसी से शत्रुता करनी पड़ेगी। इसी को उन्होंने कहा द्वैधी भाव। वे कहते हैं कि राजा का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपनी स्थिति को मजबूत करना, और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ लोगों से मित्रता और कुछ लोगों से शत्रुता करनी पड़ सकती है, और ये करना चाहिए उनको। तो इस तरह से इन 6 बिंदुओं के द्वारा राजा अपनी विदेश नीति को संचालित कर सकता है। और जो विदेश नीति होती है या दूसरे देशों के साथ संबंध होते हैं उनको कहा जाता है कूटनीति। अर्थात कि एक देश या एक राज्य के दूसरे राज्य से जो संबंध होते हैं वे वास्तव में कूटनीति पर आधारित होते हैं, अर्थात वे अपने हितों पर आधारित होते हैं, वे अपने हितों पर आधारित होते हैं। वे बिल्कुल भी हितों की अनदेखी करके नहीं बनाए जाते। हर राज्य अपने हितों को ध्यान में रख के दूसरे राज्य से, दूसरे देश से संबंध बनाता है, इसी को कहा जाता है कूटनीति। और इस कूटनीतिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है दूत या राजदूत, और दूत के जो कार्य होते हैं उन्हें कहा जाता है दौत्य कर्म। तो इस तरह से कौटिल्य की कूटनीति क्या है? कूटनीति या कौटिल्य के अनुसार कूटनीति। कौटिल्य के अनुसार कूटनीति। कौटिल्य के अनुसार कूटनीति। कौटिल्य इस संदर्भ में कृष्ण नीति को मान्यता देते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कृष्ण नीति को मान्यता दी, अर्थात
सठम साठे समाचरित की नीति को मान्यता दी। कौटिल्य ने इस संदर्भ में कृष्ण नीति को मान्यता दी। कौटिल्य कृष्ण नीति को मान्यता देते हैं। कृष्ण नीति को मान्यता देते हैं। कौटिल्य कृष्ण नीति को मान्यता देते हैं, अर्थात सठम साठे समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टतापूर्ण आचरण करने की नीति को मान्यता देते हैं। अर्थात सठम सठे साठ्यम समाचरित, अर्थात सठे साठ्यम समाचरित, अर्थात सठे साठ्यम समाचरित की नीति को मान्यता देते हैं। अर्थात सठे साठ्यम समाचरित की नीति को मान्यता देते हैं, की नीति को मान्यता देते हैं। अर्थात दुष्ट के साथ कपटपूर्ण आचरण या कटुतापूर्ण व्यवहार को मान्यता देते हैं। अर्थात दुष्ट के साथ कपटपूर्ण या कटुतापूर्ण व्यवहार को मान्यता देते हैं। और उन्होंने इसके लिए 4 प्रमुख विधियों का उल्लेख किया है। इस कूटनीति के लिए उन्होंने 4 प्रमुख विधियों का उल्लेख किया। कौन कौन सी हैं? साम, दाम, भेद और दंड। क्या किया है? इसके लिए कौटिल्य ने 4 विधियों का उल्लेख किया है। इसके लिए कौटिल्य ने 4 विधियों का उल्लेख किया। 4 विधियों का उल्लेख किया। इसके लिए कौटिल्य ने क्या किया? 4 विधियों का उल्लेख किया। कौन कौन सी 4 विधियां? क्रम भी ध्यान रखना है आपको। साम, दाम, भेद और दंड। दंड भेद नहीं कहना है आपको। साम, दाम, भेद और दंड। कौटिल्य कहते हैं कि किसी दूसरे राज्य को अपने नियंत्रण में रखने के लिए राजा को क्या करना चाहिए? साम, बातचीत। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि राजा को उससे मित्रतापूर्ण संबंध रखने चाहिए और उससे बातचीत के द्वारा अपनी हर समस्या को, हर आपसी विवाद को हल करना चाहिए। पहला उन्होंने कहा साम, अर्थात अन्य राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध रखें और उनसे बातचीत करें। अन्य राज्यों से मित्रता पूर्ण संबंध रखें और उनसे बातचीत करें। ठीक, ये साम है। दाम का मतलब क्या है? वे कहते हैं कि जो राज्य अधिक शक्तिशाली है उस राज्य को कुछ न कुछ उपहार दें और उनको धन वगैरह देकर उन्हें संतुष्ट रखें, खुश रखें, उन्हें लाभ पहुंचाते रहें। वे क्या कहते हैं
कि शक्तिशाली राज्य को धन और उपहार देकर संतुष्ट करें। शक्तिशाली राज्य को वे कहते हैं शक्तिशाली राज्य को या अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य को, अपने से अधिक शक्तिशाली राज्य को धन या उपहार देकर संतुष्ट रखें। ठीक। दूसरी स्थिति ये कहते हैं दाम, और तीसरा क्या कहते हैं भेद। वे कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि अगर बातचीत से और मित्रतापूर्ण संबंध रखने से भी दूसरा राज्य संतुष्ट नहीं होता और विभिन्न प्रकार के धन और उपहार से भी संतुष्ट नहीं होता, तो फिर क्या करना चाहिए? तब उस राज्य में फूट डाल देनी चाहिए। वे कहते हैं कि ये उस राज्य के लोगों में फूट डाल देनी चाहिए, भेद उत्पन्न कर देना चाहिए। अर्थात जब भेद उत्पन्न कर देंगे तो वे आपस में ही लड़ने लगेंगे। कौटिल्य कहते हैं कि दूसरे राज्य में मतभेद उत्पन्न कर देने चाहिए या फूट डाल देनी चाहिए। दूसरे राज्य में फूट डाल देनी चाहिए जिससे वे आपस में लड़कर कमज़ोर हो जाएं, और जब कमज़ोर हो जाएंगे तब क्या होगा? उन पर आक्रमण कर दिया जाए, अर्थात दंड का प्रयोग किया जाए। वे कहते हैं कि जब वह कमज़ोर हो जाएं तब दंड का प्रयोग किया जाए, अर्थात उस समय उन पर आक्रमण कर दिया जाए। विजगुष राज्य को क्या करना चाहिए कि ऐसी स्थिति में दुश्मन राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए जब वह शक्तिहीन हो गया है ना। तो यहाँ पर फिर वे क्या कहते हैं कि शक्तिहीन राज्य को, वे कहते हैं कि शक्तिहीन राज्य को या शक्तिहीन राज्य पर आक्रमण कर देना चाहिए। ठीक। वे कहते हैं शक्तिहीन राज्य हो जाए जब, तब इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। इस तरह से कौटिल्य ने क्या बताया कि भाई जो शक्तिशाली है उससे बातचीत की जाए, उससे मित्रता रखी जाए। मित्रता रखने से वो संतुष्ट रहेगा, वो हम पे आक्रमण नहीं करेगा। वो शक्तिशाली है, इससे उससे मित्रता रखना भी हमारी बाध्यता है और हम इसका पालन करें। मित्रता रखेंगे तो वो हम पे आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरी बात है, ऐसे राज्यों को जो शक्तिशाली हैं उनको धन दिया जाए, उपहार दिया जाए, गिफ्ट समय समय पे करते रहा जाए, उनको किसी न किसी तरह का आर्थिक लाभ पहुंचाया जाए। और जब आर्थिक लाभ उनको पहुंचाया जाता रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि वे संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, हम पे आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं है, वो हम पर निरंतर दबाव डाले हैं, तब वो कहते हैं कि तब राजा को क्या करना चाहिए? भेद। अगली विधि क्या है? अगला तरीका क्या है? भेद। वे कहते हैं फिर इसका प्रयोग करना चाहिए, उस राज्य में फूट डाल देनी चाहिए कि लो। और जब फूट डाल देंगे तो क्या होगा? फूट डालने के बाद में उस राज्य के लोग आपस में ही संघर्ष करने लगेंगे, और जब वो आपस में संघर्ष करने लगेंगे तो वह राज्य निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ जाएगा, और जब वह कमज़ोर पड़ जाएगा तो उस पर आक्रमण कर दीजिए, बस फिर विजगुष राजा की विजय निश्चित है। कौटिल्य कहते हैं कि ये जो कूटनीति होती है, इस कूटनीति का प्रयोग, वो कहते हैं इस कूटनीति का प्रयोग वास्तव में दूत के माध्यम से होता है, और दूत के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ही उन्होंने दौत्य कर्म कहा। उन्होंने कहा कि दूत भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ दूत बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं, कुछ दूत एक संवादीय की तरह रहते हैं, केवल एक मैसेज पहुंचाने का कार्य करते हैं, अर्थात एक मैसेंजर की तरह रहते हैं, बस और कुछ नहीं। तो वे कहते हैं कि ये दूत ही होता है जो दो राज्यों के बीच में संबंधों को मधुर कर सकता है या संबंधों को खराब कर सकता है। कौटिल्य कहते हैं कि कौटिल्य
कहते हैं कि, क्या कहते हैं भाई, कौटिल्य कहते हैं कि राजा को अपनी कूटनीति का संचालन दूतों के माध्यम से करना चाहिए। राजा को अपनी कूटनीति का संचालन, राजा को अपनी कूटनीति का संचालन, राजा को अपनी कूटनीति का संचालन दूतों के माध्यम से करना चाहिए, दूतों के माध्यम से करना चाहिए। राजा को अपनी कूटनीति का संचालन दूतों के माध्यम से करना चाहिए। वर्तमान समय में भी व्यवस्था है। दो देशों के बीच जब कूटनीतिक संबंध स्थापित हो जाते हैं तो उन कूटनीतिक संबंधों का संचालन जो होता है वो दूतों के माध्यम से होता है। एक राज्य दूसरे राज्य में अपने दूतों की नियुक्ति करता है और उसे ही राजदूत कहा जाता है। कौटिल्य ने क्या कहा कि वास्तव में जो दूत है वो राजा का मुख होता है। वे कहते हैं कि जो दूत होता है वो राजा का मुख होता है। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा है। कौटिल्य ने दूत को राजा का मुख कहा, ठीक। और उन्होंने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया। उन्होंने 3 प्रकार के दूतों का उल्लेख किया। तीन प्रकार के दूतों का उल्लेख किया। तीन प्रकार के दूतों का उल्लेख किया। एक निश्चितार्थ दूत, पहला निश्चितार्थ दूत, दूसरा परिमितार्थ दूत, और तीसरा शासनहार दूत। निश्चितार्थ दूत जो होता है इसकी स्थिति आमात्य जैसी होती है। ये बहुत पावरफुल होता है। इसकी स्थिति जो होती है वो आमात्य जैसी, मंत्री जैसी होती है, अर्थात ये कोई भी निर्णय स्वयं ले सकता है। परिमितार्थ दूत जो होता है इसकी स्थिति आमात्य का या मंत्री का 1/4 होती है। ये निर्णय ले सकता है लेकिन उतने ही निर्णय ले सकता है जो इसकी सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। और शासनाहार दूत वास्तव में ये एक संवदिया की तरह होता है। ये केवल और केवल राजा का मैसेज दूसरे राजा तक पहुंचाता है, एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाता है। इसके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं होती। तो ये उन्होंने दूत के प्रकार बताए थे। अब कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया है। वास्तव में कौटिल्य के अनुसार जो राजा की दिनचर्या है, ये दिनचर्या ऐसी दिनचर्या है जिसमें राजा के लिए आराम और भोग विलास की कोई व्यवस्था नहीं है।
वास्तव में एक कठोर तपस्या की तरह है। ये राजा के पूरे जीवन को और उसके दैनिक क्रियाकलापों को इस तरह से प्लान किया गया है कि वह जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक कार्य करे और अपने व्यक्तिगत सुख के लिए कोई समय नहीं, बहुत ही थोड़ा सा समय अपने विश्राम और स्वयं के मनोरंजन के लिए देगा। उन्होंने ये दिनचर्या दिन और रात 2 भागों में बांटी और 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात को डेढ़ घंटे की 8 घड़ियों में बांटा। एक घड़ी 1.5 घंटे की, और इस तरह से दिन में 8 घड़ियाँ और रात्रि में भी 8 घड़ियाँ, इस तरह से कुल 16 घड़ियों में उसकी पूरी दिनचर्या विभाजित की है, जिसकी शुरुआत प्रातःकाल से होती है। प्रातःकाल सुबह 6 बजे पहली घड़ी शुरू होती है और वहीं से राजा की दिनचर्या शुरू होती है। तो इसको हम देख लें कैसे कैसे। दिनचर्या और रात्रिचर्या, ठीक, 2 भाग में बांट दें। दिन में कैसे काम करेगा राजा और रात्रि में कब कब करेगा। दिनचर्या, और ये हो गई रात्रिचर्या। ठीक, दिनचर्या प्रातः कितने बजे शुरू होगी। 6 बजे। प्रथम घड़ी कब। 6 से, प्रातः 6 बजे से, प्रातः 6 बजे से 6 से 7:30 बजे, ठीक, पहली घड़ी। इसमें राजा को क्या काम करना है भाई, इसको ऐसे 2 भाग में बांट देना, या नहीं हो पाएगा। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे पूरा हम दिनचर्या लिख देते हैं, अगले पेज पे रात्रिचर्या लिख देंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, नहीं तो समझ में नहीं आएंगे। प्रातः 6 से 7:30 बजे क्या करना है उसे। प्रजा की रक्षा की व्यवस्था करना है, देख रेख करना है, हिसाब किताब देखना है। प्रजा की रक्षा की व्यवस्था और हिसाब किताब की देखरेख, हिसाब किताब की देखरेख करनी है, ये करना है। हिसाब किताब की देखरेख करनी है, ये उसकी पहली घड़ी शुरू हो रही है। पहली घड़ी में 6 से 7:30 बजे तक करना है, ठीक। दूसरी घड़ी कब से शुरू होती है भाई। 6 से 7:30 तक तो पहली घड़ी हो गई, और दूसरी घड़ी कब शुरू होगी, अभी होगी 7:30 से, और ये कब तक चलेगी, 9 बजे तक चलेगी, ठीक। 7:30 से शुरू हुई, 9 बजे तक चलेगी। इस दूसरी घड़ी में क्या करेंगे वे, नगर वासियों और ग्राम वासियों के प्रशासन को देखेंगे, अर्थात ग्राम एवं नगर के प्रशासन को देखेंगे। ग्राम एवं नगर का प्रशासन या नगर के प्रशासन को देखेंगे। ग्राम और नगर के प्रशासन की देखरेख, ठीक, ग्राम और नगर के प्रशासन की देखरेख ये करेंगे भाई। अब इसके बाद में तीसरी घड़ी कब से शुरू होगी। तीसरी घड़ी शुरू होगी 9 बजे से, और 9 बजे से तीसरी घड़ी शुरू होगी, तो ये कै बजे तक चलेगी, 10:30 बजे तक। 9 से 10:30 बजे तक चलेगी, ठीक। अब इस तीसरी घड़ी में क्या करेंगे राजा, इस तीसरी घड़ी में राजा क्या करेंगे, स्नान भोजन स्वाध्याय ये सब करेंगे। स्नान करेंगे और स्नान के बाद में भोजन करेंगे, और भोजन करने के बाद में कुछ थोड़ा सा अपना अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सब कार्य करेंगे तीसरी घड़ी में। अब इसके बाद में चौथी घड़ी, और चौथी घड़ी कब शुरू होती है,
10:30 बजे से, प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगी और दोपहर 12 बजे तक चलेगी। ठीक, दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इसमें क्या करेंगे वे, वित्त विभाग का निरीक्षण करेंगे और कुछ नियुक्तियां और स्थानांतरण का कार्य देखेंगे। इसमें पहला कार्य तो करेंगे वित्त विभाग का निरीक्षण, वित्त विभाग का निरीक्षण करेंगे। ठीक, और जो नियुक्तियां वगैरह करनी होंगी, नियुक्तियां कौन कौन सी पोस्टिंग करनी है, नियुक्तियां और ट्रांसफ़र वगैरह भी करेंगे, स्थानांतरण करेंगे। ये इसी समय में जो करना होगा ये करेंगे। ठीक, अब पांचवी घड़ी, ठीक, पांचवी घड़ी कै बजे से होती है, 12 बजे से, 12 से 31 तक दोपहर में। ठीक है ना, दोपहर में 31 तक, दोपहर में 31 तक, 12 से 31 दोपहर तक। और ये पांचवी घड़ी में क्या है, मंत्रियों और गुप्तचरों से बैठक करेंगे, मंत्रियों और गुप्तचरों से बैठक, मंत्रियों और गुप्तचरों से बैठक करेंगे, गुप्तचरों से बैठक करेंगे, मंत्रियों और गुप्तचरों से बैठक करेंगे। ठीक, अब छठवीं घड़ी या छठी घड़ी, छठी घड़ी कब शुरू होगी, दोपहर 1:30 से लेकर फिर 3 बजे तक चलेगी। ये 1.5 घंटे की है, 3 बजे तक, दोपहर बाद तक। और इस घड़ी में वे क्या करेंगे, ये जो छठवीं घड़ी होगी, इस घड़ी में क्या करेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन करेंगे, क्योंकि थक जाएंगे इतने दिन भर काम करते करते, तो थोड़ा मनोरंजन करेंगे इस घड़ी में। ठीक, और सातवीं घड़ी क्या होगी, सातवीं घड़ी कब से होगी, 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक होगी। ठीक, 4:30 बजे शाम तक, शाम को 4:30 बजे तक होगी। और इस घड़ी में वे क्या करेंगे, घोड़े हाथी जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, सेनाएं हैं, इन सब का निरीक्षण करेंगे। घोड़े हाथी और अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण, ठीक है ना, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करेंगे। ठीक, और एक घड़ी और बची प्रातःकाल माने दिनचर्या में, वो है 8वीं घड़ी, अंतिम घड़ी दिनचर्या की। फिर रात्रिचर्या शुरू होगी, 8वीं घड़ी कब शुरू होगी भाई, 4:30 बजे शाम से लेकर शाम को 6 बजे तक, है ना, ये 8वीं घड़ी होगी। और इसमें वो मुख्य कार्य क्या करेंगे, सेनापति, अब यहाँ पे अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण कर लिया, इसके बाद सेनापति से वो कुछ न कुछ परामर्श करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, मंत्रणा करेंगे। सेनापति से परामर्श, सेनापति से परामर्श करेंगे। ठीक है ना, सेनापति से परामर्श करेंगे। ठीक, अब इसके बाद में रात्रिचर्या शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है रात्रिचर्या। रात्रिचर्या कब से शुरू होगी, 6:30 बजे से, 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, प्रातः 6 बजे तक, पूरे 12 घंटे की है और 8 घड़ियों में ये भी विभाजित है। तो रात्रिचर्या की प्रथम घड़ी जो होगी वो कैसी होगी, प्रथम घड़ी जो इसकी होगी, प्रथम घड़ी रात्रिचर्या की वो कैसी होगी, कै बजे शुरू होगी, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक। ठीक, 6:30 से 7:30 तक। इसमें वो क्या करेंगे कि गुप्तचरों ने दिन भर में जितनी गोपनीय सूचनाएं इकट्ठी की हैं वो प्राप्त करेंगे, गुप्तचरों से प्राप्त जितनी सूचनाएं गुप्तचरों ने प्राप्त की हैं उन सबको वे उससे प्राप्त करेंगे। ठीक, वो उसको देखेंगे। गुप्तचरों द्वारा संग्रहित रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे,
जो रिपोर्ट उन्होंने संग्रहित की है, रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद में दूसरी घड़ी शुरू होती है यहाँ पे। अब दूसरी घड़ी कैसे शुरू होगी? 7:30 से 9 तक दूसरी घड़ी। और ये दूसरी घड़ी जो शुरू होगी ये 7:30 बजे से शुरू होगी 9 तक। कौटिल्य कहते हैं कि अब दिन भर के काम के बाद में राजा थक जाएंगे तो स्नान करेंगे, और उन्हें भूख भी लगी होगी क्योंकि अब शाम को भी भोजन करना है, रात्रि का भोजन करना है, तो इसी समय वो स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर से भोजन करेंगे और फिर कुछ स्वाध्याय करेंगे। तो यहाँ पर फिर स्नान, अर्थात उन्होंने 2 बार के स्नान की बात कही और 2 बार के भोजन की बात कही, फिर भोजन और फिर स्वाध्याय। ठीक, यहाँ पर स्नान, भोजन और स्वाध्याय करेंगे। अब तीसरी घड़ी जो होगी, तीसरी घड़ी यही है, तीसरी घड़ी जो होगी, इस तीसरी घड़ी कै बजे शुरू होगी भाई? 9 बजे से शुरू होगी और 10:30 बजे तक चलेगी रात्रि में। तो वास्तव में क्या है कि चौथी और पांचवी घड़ी में उनको निद्रा करनी है, सोना है, क्योंकि दिन भर की थकान तभी दूर होगी। अब उन्होंने स्नान कर लिया, भोजन कर लिया, फ्रेश हो गए और भोजन कर लिया, और उसके बाद में अब थोड़ा स्वाध्याय किया, अब थोड़ा आराम भी करना है। तो सोने के पहले क्या होना चाहिए? कुछ गायन वादन होना चाहिए, जिससे दिन भर की थकान पूरी तरह मिट जाए, थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए, तो नींद अच्छी आए। तो यहाँ पर गायन और वादन का कार्यक्रम होगा, गायन और वादन, ये गायन और वादन का कार्य होगा। और यहीं पर गायन वादन के बाद में वे चौथी और पांचवी घड़ी में विश्राम करेंगे। चौथी और पांचवी घड़ी जो होगी यहाँ पर निद्रा लेंगे। चौथी और पांचवी घड़ी, पांचवी घड़ी अब ये कै बजे से शुरू हो गई भाई? ये शुरू हो गई 10:30 बजे से 12, और फिर उसके बाद में रात में 1:30 बजे तक। ठीक, तो यहाँ पर वे निद्रा लेंगे, सोएंगे, निद्रा, निद्रा। अब एक बात ये आती है कि राजा को कौटिल्य कितने घंटे की निद्रा की छूट दे रहा है? 3 घंटे तो ये हुए। अब इस गायन वादन में अगर वो थोड़ा पहले निद्रा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि कुल 4 घंटे की लगभग निद्रा की परमिशन दे रहे हैं। अब इसके बाद में फिर क्या होगा? छठवीं घड़ी शुरू होती है, पांचवी तो हो गई, तो अब छठी घड़ी आती है। छठी घड़ी, छठी घड़ी कब आएगी भाई? ये 1:30 बजे से 3 बजे तक आएगी। ठीक है ना, 1:30 से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, 1:30 से लेकर 3 बजे तक आएगी। ठीक, और इसमें क्या होगा कि जो दिन है उस दिन के कार्यक्रम पर विचार होगा, दिन के कार्यक्रम पर विचार, दिन के कार्यक्रम पर विचार होगा। ठीक, इसके कार्यक्रम पर विचार किया जाएगा। अब इसके बाद में 7वीं घड़ी आएगी, और 7वीं घड़ी जो होगी, अब रात्रि भर गुप्तचर भ्रमण किए हैं, और गुप्तचरों ने रात्रि भर भ्रमण जब किया है तो उन्होंने क्या रिपोर्ट इकट्ठी की है, इस पर भी विचार होगा। गुप्तचरों की रिपोर्ट पर विचार, या गुप्तचरों से परामर्श, गुप्तचरों से परामर्श, है ना, गुप्तचरों से परामर्श। और अब इसके बाद में अंतिम घड़ी आएगी रात की, अर्थात सुबह होने वाली है। अब इसमें क्या होगा? ये 8वीं घड़ी है रात्रि की, अर्थात अगले दिन की सुबह होने वाली है, और फिर अगली दिनचर्या शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये 6:30 4 से लेकर 6 बजे तक है, और इसमें क्या होगा? पुरोहित, आचार्य, इनसे भेंट, आचार्य और पुरोहित से भेंट, आचार्य और पुरोहित से भेंट, से भेंट। ये इस तरह से 8वीं घड़ी होगी, और कब की? रात्रि की, रात्रिचर्या की, अर्थात दिन और रात्रि दोनों में 8-8 घड़ियों के द्वारा उन्होंने राजा की दिनचर्या नियंत्रित की है, निर्धारित की है।
तो ये वास्तव में कौटिल्य के अनुसार राजा की दिनचर्या है। ये क्लास आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक है और एलटी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं आपकी, इन सब में कौटिल्य से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है। तो उम्मीद है कि कौटिल्य से आए हुए प्रश्न को आप हल कर सकेंगे।